समीर, मैंने तुम्हें पहले भी कितनी मर्तबा कहा है जान छुड़वाओ उस लड़की से। जब देखो तुम्हारे सर पर सवार रहती है। उसे घर में और कोई काम नहीं होता कि दिन के 24 घंटे हमारे यहाँ मौजूद होती है। तंबीही अंदाज में मिसेस फुरकान बोली। मॉम 24 में से 8 घंटे निकाल दे, वो रात अपने घर सोती है। समीर के लहजे में बशाशत थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मॉम वाकई में संजीदा थी। उसके लहजे की बशाशत भी उनकी संजीदगी में कमी न ला सकी। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मिसेस फुरकान बेजारी से बोली। मॉम क्या बात है? पहले तो कभी आपने मेरे फ्रेंड्स को लेकर ऐसा रिएक्ट नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप मेरे फ्रेंड्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रही हैं। तुम्हारे फ्रेंड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड से है, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि उसे अपने कमरे से दूर रखो। मिसेस फुरकान के लहजे में इस लड़की को लेकर खासी उकताहट थी। मॉम, ये लोअर क्लास की नैरो माइंडेड सोच आपके जहन में कैसे आई? वो सच में हैरान था। वक़्त का तकाजा है। सिर्फ मैं ही इस लड़की को लेकर अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम्हारे डैड भी नहीं चाहते कि तुम इस लड़की को अपने क्लोज करो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, डैड अपने फ्रेंड को लेकर फैमिली टर्म्स के बारे में सोच रहे थे। समीर ने कुछ सोचते हुए कहा। वो पहले की बात थी, अब ऐसा नहीं है। कुछ बिजनेस इश्यूज़ को लेकर दोनों के दरमियान कुछ क्लैशेस हैं। इनफैक्ट इनके नए बिजनेस पार्टनर से इन्हें बिजनेस में खासा प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट को देखते हुए वो अपने अगले बिजनेस प्रोजेक्ट में नए बिजनेस पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। ये रूबी इनके नए बिजनेस पार्टनर की बेटी है। दैट्स ग्रेट। समीर ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठों को सुकेड़ा था। उन्हें अच्छी तरह से पता है लाइफ में आने वाले हर मौके से कैसे फ़ायदा उठाना है, और मेरे ख्याल में अब तुम्हें बेहतर समझ आ गई होगी कि मैं तुम्हें इस लड़की से दूर रहने को क्यों कह रही हूँ। मिसेस फुरकान उसे अपनी बात समझाकर खासी मुतमईन नज़र आ रही थीं। जवाब में कुछ सोचते हुए उसने इस्बात में सर हिलाया था। ये अलग बात कि इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि आइंदा चंद रोज़ में वो किस मुसीबत को अपने गले लगाने जा रहा है। एक ऐसी हड्डी उसके गले में फंस चुकी थी जिसे वो ना निगल सकता था, ना ही उगल सकता था। आपने मुझे ये पेपर्स वापस करने को बुलाया है। वो कमरे में दाखिल हुई और उनके हाथ में पेपर्स देखकर बोली, बैठो फातिमा। उन्होंने फातिमा को कुर्सी पर बैठने को बोला, लेकिन वो हनूज अपनी जगह पर खड़ी रही। कुछ देर पहले जुलेखा बेगम उससे बुलाने आई थीं। सज्जाद साहब को उससे बात करना थी। और तुम भी बैठ जाओ। जो बात मैं फातिमा से करने लगा हूँ, तुम्हारा होना भी ज़रूरी है। करीब खड़ी जुलेखा बेगम को भी उन्होंने इशारे से कहा, अंकल, ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिए कि आप मुझे वापस कर दें, साइमा के लिए दिए हैं। उसने वो पेपर्स दोबारा से उनके करीब बेड पर रख दिए। और मैंने आपको मना किया था कि ये अब बात अपने तक ही रखिएगा। आपने आंटी को भी बता दी। इस मर्तबा वो खासी खफा सी थी। बहुत दिन से ये बात इससे छुपाए रखी थी। तुम तो मुझे बहुत आराम से दे गई थी, लेकिन तुम्हारी अमानत के तौर पर मेरे पास पड़े थे। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी अमानत कैसे वापस लौटाऊं। सज्जाद साहब अपनी बात की वजाहत देते हुए बोले, फिर भी आपको उन्हें नहीं बताना था। खामोशी से दे देते साइमा को। वो अपनी जगह पर खड़ी अपनी ज़िद पर मुसर थी। ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी ही है। कोई छोटी बात नहीं थी जो छुप सकती। एक वक्त तो पता चलनी थी तुम्हारी आंटी को। हाँ, जो बात अभी तुमसे करना चाह रहा हूँ उसके बारे में तुम्हारी आंटी नहीं जानती, लेकिन अभी उसका होना ज़रूरी है, इसलिए कि बेटियों के साथ कुछ बातें करते वक्त माँओं का होना ज़रूरी होता है। मैं आपकी बात तब सुनूंगी जब ये पेपर्स आप एक्सेप्ट करेंगे। उसने जैसे सज्जाद साहब की बात मानने से इनकार किया। ये तुम्हारा प्लॉट है, इस पर तुम्हारा हक है। हर बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। ये दुनियावी चीज़ें किसी के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत तो नहीं होती, लेकिन बुरे वक़्त में बहुत हद तक सहारा ज़रूर बनती हैं। वो अपने जिगरी दोस्त की बेटी को अपने पास पनाह देने लाए थे। वो लालची नहीं थे। आपने मुझे बेटी नहीं समझा, इसलिए इतनी अजनबियत बरत रहे हैं। फातिमा हनूज अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी खफगी का ग्राफ कम होने की बजाय ऊपर जा रहा था। आज बेटी समझकर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
اس کے قریبی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہی سجاد صاحب نے کہنا شروع کیا، جی انکل، آپ کو جو کہنا ہو آپ کہیں۔ فاطمہ کو وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے وہی کیا تھا اس لمحے جو اسے کہنا مناسب لگا تھا۔ ولی سے نکاح کرو گی؟ سجاد صاحب کا یہ 5 حرفی جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ چند لمحوں تک ناسمجھی کی کیفیت میں بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انکل، اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ تم خود سوچ سمجھ والی ہو، جب سے میرے گھر آئی ہو خود بھی دیکھ رہی ہو، تمام حالات تم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ولی کو بھی دیکھ رہی ہو، اس کا رویہ، اس کی عادات، کچھ سمجھ رہی ہوگی، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ اس مرتبہ سجاد صاحب نے اسے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، لیکن لاشعوری طور پر وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ پائی تھی۔ ولی اتنا برا نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ ہونے کے ناطے میں اس کے حق میں بول رہا ہوں۔ کچھ گھر کے حالات ایسے رہے، باقی سفید پوشی کے بھرم نے اسے ایسا بنا دیا۔ میں نے اس کی پرورش حق حلال کی روزی پر کر کے سمجھتا رہا کہ شکر و قناعت بھی اس کی روح میں گھل گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب سوچتا ہوں تو یہی غلطی دکھائی دیتی ہے۔ اولاد کو حلال کا نوالا کھلا کر ہی سمجھنا کہ فرض پورا ہو گیا کافی نہیں ہوتا۔ شکر کا کلمہ، صبر کی تلقین بھی سکھانی پڑتی ہے۔ جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک وہ دنیا کی حرام کی چوکا چوند میں اپنی آنکھیں لگائے بیٹھا تھا۔ سختی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن تب تک سختی کرنے کا وقت بھی نکل چکا تھا۔ کچھ ماضی میں کی گئی غلطیاں، کچھ پچھتاوے تھے جنہیں سجاد صاحب نے الفاظ کا روپ دیا، لیکن ان تمام برائیوں میں اس کی ایک اچھی فطرت جانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، رشتوں کو بناتا ہے تو نبھانا بھی جانتا ہے۔ بس یہ پہچان نہیں کہ رشتہ کس انسان سے جوڑنا بہتر ہے۔ یہی غلطی اس سے دوست بنانے میں بھی ہوئی۔ سجاد صاحب نے خود کو پھر سے کمپوز کر لیا تھا۔